आज मैं एक दक्षिण कोरियाई फैंटेसी फिल्म वैनिशिंग टाइम ए बॉय हू रिटर्न के बारे में समझाने जा रहा हूँ। स्पॉइलर आगे हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत में एक बाल मनोचिकित्सक सूरिन नाम की एक लड़की का इंटरव्यू लेता है। जब डॉक्टर इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा सेट करता है तो सूरिन स्पष्ट रूप से घबरा जाती है। वह उसे अपनी कहानी की शुरुआत से दोहराने के लिए कहती है। सूरिन कहना शुरू करती है कि उसकी माँ ने कुछ साल पहले दो क्यून से शादी की थी। शादी के तुरंत बाद उसकी माँ का निधन हो गया और तब से सूरिन दो क्यून के साथ रह रही है। उन्हें वानो नामक एक शासक द्वीप पर एक निर्माण स्थल पर नियुक्त किया जाता है, इसलिए दोनों को द्वीप पर जाना पड़ता है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद सूरिन कभी भी सचमुच खुश नहीं रही। वह ज्यादा बात नहीं करती है और उसके सौतेले पिता से भी कोई लगाव नहीं है। उसे द्वीप पर एक नए स्कूल में दाखिला दिया जाता है, जहाँ उसे कई दोस्त बनाने का अवसर मिलता है, लेकिन फिर भी वो अकेले रहना पसंद करती है। उसके सौतेले पिता को सुरंग निर्माण स्थल के प्रमुख के रूप में रात में काम करना पड़ता है। निर्माण के दौरान होने वाले विस्फोटों के कारण द्वीप के निवासियों को निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने से मना किया जाता है। एक रात सूरिन अपने फोन के माध्यम से जाती है और अपने ब्लॉग पर एक वर्म होल के बारे में टिप्पणियां पढ़ती है। माँ के मरने के बाद सूरिन दुनिया से दूर भागना चाहती थी। ऐसा करने के तरीके खोजते हुए उसे वर्म होल, अलौकिक प्राणियों आदि में दिलचस्पी बढ़ने लगी। वह स्कूल के कंप्यूटर पर भी इंटरनेट पर ऐसे विषयों के बारे में लोगों से बात करती है। वो गलती से अपना कंप्यूटर खुला छोड़ देती है, जिससे उसके सहपाठी उसकी टिप्पणियां पढ़ सकते हैं और उसका मजाक उड़ा सकते हैं। घर लौटते समय सूरिन की मुलाकात सोंगमिन नाम के एक लड़के से होती है, जो एक अनाथालय में रहता है। सोंगमिन खुद का परिचय देता है और सूरिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी अनदेखी करती है। अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान सूरिन सोंगमिन और उसके दोस्तों को उसके ब्लॉग पर वर्म होल के बारे में बात करते हुए देखती है। सोंगमिन दावा करता है कि उसने इसे पढ़ने के बाद दूसरे आयाम में प्रवेश किया है। उस दिन सोंगमिन उसके पीछे पीछे चलता है जैसे ही वो घर जा रही होती है। बुलाए जाने पर वो कहता है कि वो ब्लॉग में जो कुछ भी लिखा है उस पर विश्वास करता है। अलौकिक प्रक्रियाओं में उनकी साझा रुचि से दोनों दोस्त बन जाते हैं। सूरिन ने सोंगमिन के साथ गुप्त रूप से संवाद करने के लिए अपनी खुद की वर्णमाला विकसित की है। वे इसे रोजाना सूरिन की डायरी में एक दूसरे को नोट्स छोड़ने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। स्कूल के बाद हर दिन वे भूतों की तलाश में शहर की सैर करते हैं। इस तरह के एक अभियान में सोंगमिन सूरिन को जंगल में एक सुनसान लकड़ी के घर में ले जाता है। वे घर की खोज करते हैं और मोम के ब्लॉक पर नक्काशी करते हुए लंबे समय तक बात करते हैं। सूरिन को सोंगमिन से प्यार हो गया है। वो अचानक उसे चूम लेती है, जिससे वह घबरा जाता है। एक दिन सूरिन सोंगमिन और उसके 3 दोस्तों को विस्फोट देखने के लिए निर्माण स्थल पर जाने की योजना बनाते हुए पाती है। वो उनके साथ जुड़ती है और बच्चे जंगल से अपना रास्ता बनाते हैं ताकि बड़े लोग उन्हें न देखें। जब वे साइड पर बाड़ पार करते हैं तो उनमें से एक बच्चा डर जाता है और घर वापस भाग जाता है। बाकी 4 लोग एक चट्टान के पीछे छिपकर इंतजार करते हैं, लेकिन जब कोई विस्फोट नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं। जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक छोटी सी गुफा मिलती है। वे इसे एक एक करके देखने का फैसला करते हैं और अंदर जाते हैं। आखिरकार वे गुफा के अंत में पानी में डूबे हुए एक चमकदार पदार्थ में आते हैं। सूरिन मानती है कि ये एक उल्का पिंड है। सोंगमिन खुद पर पानी में गोता लगाने और पदार्थ को बाहर लाने का जिम्मा लेता है। सुरंग से बाहर लाए जाने पर वो चीज चमकना बंद कर देती है। बच्चों ने देखा कि ये एक अंडे की तरह दिखता है। ताइशिक नाम के लड़कों में से एक का दावा है कि अंडा एक समय के गोबलिन का हो सकता है। उसके दादा ने एक बार उसे बताया था कि पूर्णिमा की रातों में पहाड़ों में एक गुफा दिखाई देती है जहां समय का गोबलिन रहता है। जो कोई भी गुफा में जाता है वो एक बड़े व्यक्ति के रूप में बाहर आएगा। दूसरे बच्चे उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनकी उम्र नहीं बढ़ी थी। सूरन को पता चलता है कि उसकी माँ का दिया हुआ उसका हेयरपिन गायब है। वो अंडे की रक्षा करते हुए लड़कों के रूप में अंडा लेने के लिए गुफा में वापस जाती है। वो अपनी पिन पाती है, लेकिन ये भी देखती है कि चमकदार अंडा वापस पानी में है। उलझन में वो बाहर आती है और देखती है कि अंडा टूट गया है और उसके दोस्त गायब हैं। वो रात होने तक पूरे जंगल में उनकी तलाश करती है। वो अंततः जंगल में खो जाती है और रात रुकनी पड़ती है। अगले दिन एक पुलिस बल जंगल में बच्चों की तलाश करता है। जासूस एहन को जांच का प्रमुख बनाया गया है। जल्द ही पुलिस को सूरिन बेहोश होकर जंगल में मिल जाती है। सौभाग्य से वो जीवित और स्वस्थ है। अस्पताल में जासूस उससे पूछता है कि अन्य लोगों का क्या हुआ और वो उसे गुफा और चमकदार अंडे के बारे में सब कुछ बताती है। जासूस और वयस्क उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं। वो उन्हें गुफा दिखाने के लिए जंगल में भी ले जाती है, लेकिन उसे नहीं मिलती।
ऐसा लग रहा है कि पूर्णिमा की रात के बाद ये गायब हो गया। फिर जासूस को सूचित किया जाता है कि लापता लड़कों में से एक जयवूक की लाश शहर से 20 किलोमीटर दूर एक समुद्र तट पर भूमिगत मिली है। पता चला कि उसकी मौत का कारण अस्थमा का दौरा पड़ना था। चूंकि किसी को उसे जमीन के नीचे दफनाना पड़ा था, इसलिए मामला लापता व्यक्ति से अपहरण में बदल जाता है। घटना के कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन अन्य 2 लड़के नहीं मिले। सोंगमिन के बिना सूरिन अपने पुराने अंतर्मुखी स्वा में बदल जाती है। वो भी सभी की तरह ही उलझन में है, लेकिन जब वो सच कहती है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। एक दिन उसे अपने घर के बाहर से आवाज आती है। जांच करने पर वो देखती है कि एक आदमी जंगल की ओर भाग रहा है। वो उसके पीछे जाती है और जंगल में गहराई तक जाती है। कुछ मिनटों में दौड़ने के बाद वो जमीन पर गिर जाती है और आदमी भी रुक जाता है। वो उसके पास जाता है और सूरिन के आश्चर्य में उसे देखता है। आदमी पहली बार बोलता है और दावा करता है कि वो सोंगमिन है। उसका नाम सुनकर सूरिन अपनी हैरानी से बाहर आती है और रोते हुए भाग जाती है। वो 2 क्यून की कार के सामने आ जाती है और जल्दी से उसे आदमी के बारे में बताती है। पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया जाता है और वे आदमी की तलाश करने के लिए जंगल में तलाशी लेने लगते हैं, ये मानते हुए कि वो अपहरण करता है। जासूस एहन सूरिन से आदमी के बारे में पूछता है और वो बताती है कि वो सोंगमिन होने का नाटक कर रहा था। पुलिस को अपहरण करता नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें सूरिन की डायरी मिल जाती है जिसमें वो और सोंगमिन एक दूसरे के लिए नोट्स छोड़ते थे। पन्ने देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वे सोंगमिन के नोट्स से भरे हुए हैं। उनकी कोड भाषा का उपयोग करते हुए उसने गुफा में जाने के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में लिखा है। लड़कों को उत्सुकता होती है कि अंडे के अंदर क्या है, इसलिए सोंगमिन सूरिन की प्रतीक्षा किए बिना इसे जमीन पर तोड़ देता है। उनकी निराशा के लिए ये खाली निकला। जब सूरिन कुछ देर के लिए वापस नहीं आती है तो सोंगमिन गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि वो अपनी जगह पर जमी हुई है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे हिलाता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती है। कुछ क्षणों बाद वो पानी की एक बूंद को हवा में तैरते हुए देखता है। वो गुफा से बाहर आता है और ऊपर देखता है कि पक्षी भी हवा में जमे हुए हैं। लड़के शहर जाते हैं और देखते हैं कि उनके परिवार सहित सभी रुक गए हैं। इससे उन्हें एहसास होता है कि सिवाय उन तीनों के बाकी सभी का समय रुक गया है, जिसका अर्थ है कि वे जो चाहे कर सकते हैं। पहले कुछ दिनों के लिए वे दुनिया के शीर्ष पर हैं। वे जो चाहे खाते पीते हैं, जब चाहे सोते हैं और पूरे दिन खेलते हैं। 1 महीने के बाद वे ऊब जाते हैं, इसलिए वे द्वीप छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला करते हैं, ताकि ये देख सकें कि क्या वे वास्तव में पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि उनकी योजना तब चौपट हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि समुद्र का पानी भी बहना बंद हो गया है, जिसका अर्थ है कि नाव डूब जाएगी। वर्तमान में वापस सूरिन को पता चलता है कि जंगल में उसके पास आने वाला आदमी वास्तव में सोंगमिन था। वो पढ़ना बंद कर देती है, क्योंकि अब उसे पुलिस को उससे दूर रखना उसकी पहली प्राथमिकता है। अगर उन्हें वह मिल जाता है तो वे निश्चित रूप से उसे अपहरणकर्ता होने के लिए गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए वह दावा करती है कि उसने जंगल में किसी को देखने के बारे में झूठ बोला था। पुलिस उस पर विश्वास करती है और वो पत्रिका पढ़ना जारी रखती है। कई महीनों बाद लोग मॉल में एक तंबू के अंदर रहने लगते हैं। जयवूक की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उसे अस्थमा है और उसका इनहेलर काम करना बंद कर देता है। एक रात वो दम घुटने से धीरे धीरे अपने दोस्तों के सामने मर जाता है। सोंगमिन और ताइशिक तबाह हो जाते हैं। भारी मन से वे अपने दोस्त की लाश को पास के समुद्र तट पर जमीन के नीचे दफना देते हैं। मरने के बाद जयवूक का शरीर भी दूसरों की तरह रुक जाता है। 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन दुनिया वही रहती है। लोग अब किशोर हो गए हैं। हालांकि वे इतने सालों से अलगाव में रह रहे हैं, फिर भी उन्हें उम्मीद है कि किसी दिन दुनिया वापस सामान्य हो जाएगी। सोंगमिन का मानना है कि जब वे 20 साल के हो जाएंगे तो उनका समय फिर से शुरू हो जाएगा। वे ऐसा होने पर अमीर बनने के लिए सभी से थोड़ा थोड़ा पैसा चुरा लेते हैं। हालांकि जब वे 20 साल के हो जाते हैं तब भी कुछ नहीं बदलता। वे धीरे धीरे उम्मीद खोने लगते हैं और जंगल में लकड़ी के घर में रहने लगते हैं। एक दिन अलगाव सोंगमिन पर हावी हो जाता है। वो चिल्लाता है और सब कुछ रोकने के लिए चिल्लाता है। ताइशिक दूर से इसे देखता है और सारी उम्मीद खो देता है। कुछ दिनों बाद सोंगमिन को पता चलता है कि चंद्रमा का आकार बदल रहा है, जिसका अर्थ है कि दुनिया फिर से शुरू होने वाली है। वो ताइशिक को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। वो पूरे द्वीप में उसकी तलाश करता है और अंततः अंतिम चट्टान पर पहुंच जाता है। वहां उसे जमीन पर ताइशिक के कपड़े मिलते हैं और पता चलता है कि उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली है। वह भी अंतिम उपाय के रूप में ताइशिक के पीछे कूद जाता है, लेकिन उसी क्षण दुनिया फिर से शुरू हो जाती है। वह पानी से बाहर आता है और चलती हुई प्रकृति से मंत्रमुग्ध हो जाता है। पत्रिका पढ़ने के बाद सूरिन लकड़ी के घर की ओर दौड़ती है और अंत में अपने दोस्त को देखती है।
वे दुनिया को कहानी बताने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि कोई उनकी बात मानेगा या नहीं। इस बीच सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाता है कि सोंगमिन जंगल में है। वे मानते हैं कि वो अपहरण करता है। रात में सोंगमिन भावनात्मक समर्थन के लिए सूरिन के कमरे में आता है। चूंकि वो इतने लंबे समय से अकेला रह रहा है, इसलिए उसे डर है कि वो दर्द से छुटकारा पाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाएगा। अगले दिन ताएशिक के माता पिता निर्माण स्थल पर पहुंचे और उनके बच्चे के लापता होने के लिए दो क्यून को दोषी ठहराया। उनका मानना था कि साइट पर हुए विस्फोट में उनके बेटे की मौत हो गई थी और सूरिन अपने सौतेले पिता को बचाने के लिए कहानियां बना रही हैं। इस बीच सूरिन और सुंगमिन उस अनाथालय में जाते हैं जहां सुंगमिन रहा करता था। सूरिन ने वार्डन को सब कुछ समझाया और बाहर आकर सुंगमिन को फोन किया। हालांकि उसके पिता ने उसे तुरंत ही खींच लिया। सुंगमिन अपनी माँ जैसी वार्डन के पास जाता है और उसे वो सब बताता है जो वो बचपन में करता था। वो चौंक जाती है, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास नहीं करती। दो क्यून रात में सूरिन को उसके कमरे में बंद कर देता है, लेकिन सुंगमिन पिछले दरवाजे से प्रवेश करता है और उसे मुक्त करता है। वे घर से भाग जाते हैं और तय करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सूरिन को गुफा में एक दूसरा अंडा दिखाई देना याद है। वो सुझाव देती है कि वो अंडे का उपयोग करे और एक वयस्क के रूप में वापस लौटे, ताकि दूसरों को ये साबित कर सके कि सुंगमिन निर्दोष है। हालांकि सुंगमिन इस विचार के खिलाफ है, क्योंकि वो जानता है कि अलगाव में रहना कितना मुश्किल है। वो अपने पिछले वर्षों में जो महसूस किया था, उसे वो झेलने के बजाय अपहरणकर्ता का नाम लेना पसंद करेगा। दो क्यून देखता है कि उसकी बेटी गायब है और उसे लगता है कि वो उसके और सुंगमिन की एक तस्वीर अपने फोन पर खोजने के बाद लकड़ी के घर गई है। वो रात में वहां जाता है, सुंगमिन पर हमला करता है और सूरिन को घर वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुंगमिन उसे बाहर निकाल देता है और उसके साथ भाग जाता है। अगले दिन पुलिस लकड़ी के घर की जांच करती है और मानती है कि अपहरणकर्ता सूरिन को ये विश्वास दिलाकर हेरफेर कर रहा है कि वो सुंगमिन है। सूरिन के लापता होने की खबर टीवी पर आ रही। उनके और पुलिस के बीच एक पीछा शुरू हो जाता है जब सूरिन सुंगमिन को बचाने के लिए खुद को सौंप देती है। अलग होने से पहले वो उससे गुफा में मिलने के लिए कहती है। डिटेक्टिव आन सूरिन को समझाने की कोशिश करता है कि अपहरणकर्ता उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती है। वो बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और गुफा की ओर भाग जाती है। वो चमकता हुआ अंडा बाहर लाती है और उसे सुंगमिन को देती है, लेकिन वो उसे वापस लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इसका इस्तेमाल करे। वो खुद को सौंपने और अपने दोस्तों की हत्या का दोष लेने वाला है। वो जंगल में भाग जाता है क्योंकि सूरिन उसका पीछा करती है। उसी समय पुलिस आती है और पीछे से पीछा करती है। वे एक चट्टान के अंत में रुकते हैं। एक अधिकारी सुंगमिन को पकड़ लेता है और इस प्रक्रिया में सूरिन को चट्टान से धक्का दे देता है। डिटेक्टिव सूरिन की मदद करता है, लेकिन उसके साथ चट्टान से लटक जाता है। सुंगमिन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कर सकें, वे दोनों वापस गिर जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए सुंगमिन फिर से अंडा तोड़ता है और समय रोक देता है। कुछ सेकंड बाद जब सूरिन जागती है तो वो डिटेक्टिव के साथ समुद्र तट पर होती है। उसे पता चलता है कि सुंगमिन ने अभी क्या किया है। हालांकि ये उसके लिए केवल एक क्षण रहा है, सुंगमिन के लिए यह एक और दशक रहा होगा। फिर उसे घर वापस ले जाया जाता है। रात के खाने के दौरान वह अपने पिता से माफी मांगती है कि उसने जो कुछ भी किया है और पहली बार उसे पिताजी बुलाती है। डिटेक्टिव पूछताछ करने आता है कि वे गिरने से कैसे बच गए। सूरिन जवाब नहीं देती, लेकिन उसे पता चलता है कि वो इस पूरे समय सच बोल रही थी। वो सुझाव देती है कि वो मीडिया को एक झूठा बयान दे और कहें कि अपहरणकर्ता ने उसे प्रभावित किया था। इस तरह जो लोग उस पर अपहरणकर्ता के साथ अपने दोस्तों की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं, वे गलत साबित होंगे। सूरिन अंत में मनोचिकित्सक को अपनी कहानी सुना रही है। वो ये सब सुनने के बाद स्तब्ध रह जाती है और इस पर एक किताब लिखना चाहती है। कुछ महीनों बाद सूरिन हाई स्कूल के लिए एक अलग शहर जा रही है। जाने से पहले वो मनोचिकित्सक से मिलती है, जो उसे वो किताब देती है जो अब प्रकाशित हो चुकी है। फेरी की ओर जाते हुए सूरिन अपनी कार की खिड़की से सुंगमिन को देखती है और उससे मिलने के लिए दौड़ती है, लेकिन किसी को नहीं मिलती है। लेकिन कुछ समय बाद दोनों डेक पर मिलते हैं। फिल्म का अंत इसी तरह होता है जब वे एक दूसरे को देखते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, अधिसूचना चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।